हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आप लोगों का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8। हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर क्या है? 8 है। दैट मीन्स कि चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम क्या है आप लोगों का? कोशिका जीवन की एक इकाई। क्या है? कोशिका जीवन की एक इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। बेटा ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का आप लोगों का टॉपिक है, चाहे राजस्थान बोर्ड के अंदर है आप लोग, चाहे फिर आप लोग सेंट्रल बोर्ड के अंदर है, किसी भी बोर्ड में है। इवन आप लोग अगर नीट की तैयारी भी कर रहे हैं, पीएमटी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो पीएमटी की तैयारी के अंदर भी आप लोगों के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका जीवन की एक इकाई। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेटा नॉर्मली क्या पढ़ा था आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों ने इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया था। ठीक है ना, टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। ओके, यानी इस टॉपिक का हम लोग परिचय पढ़ चुके थे कि कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं। आज हम बात करते हैं कि सबसे पहली कोशिका जो है बेटा वो किसने खोजी थी। तो सबसे पहली जो कोशिका है वो 1665 में कब खोजी गई थी बेटा? 1665 में, 1665 में। किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, कहां से खोजी थी वो सुनिएगा मेरी बात। रॉबर्ट हुक ने बेटा कहां से खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने बेटा कॉर्क कोशिका से। कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल से। कहां से खोजा था? पेड़ की छाल से, कॉर्क कोशिका से सबसे पहली कोशिका को खोजा था। लेकिन इसमें एक बात और है ध्यान रखने की कि वह कोशिका जो थी बेटा वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। वह कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी बेटा। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि तो सर डेड सेल है तो आप लोग बोल रहे हो डेड सेल है, लेकिन कोशिका जो एक जीवित इकाई है, जीवन की इकाई आप लोग बात कर रहे हो। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज बेटा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ये एक वैज्ञानिक आए थे। ठीक है ना। क्लास 11 के आप लोग स्टूडेंट तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग अब एडवांस लेवल के अंदर थोड़ा जा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है। उन्होंने किसको निकाला? सबसे पहले उन्होंने जीवाणु कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवाणु कोशिका की। किसकी खोज की बेटा? जीवाणु कोशिका की। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए खोज तो हो गई, हालांकि हम लोगों को केवल एक आइडेंटिफिकेशन याद रखना है कि क्या होता है, कब हुई थी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताऊं डिटेल के अंदर कि हम लोगों को अभी इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट की अगर हम लोग बात करें, या फिर अगर हम लोग बात करें आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स की, तो उसमें भी बहुत रेयर चांस होते हैं बेटा इसमें से क्वेश्चन आने के। अब बात करते हैं हम लोग कि कोशिका की एक्चुअल परिभाषा क्या है। ठीक है। अब परिभाषा की बात करें तो सबसे पहली परिभाषा मैं आप लोगों को बताता हूं। काफी टीचर सब अलग अलग बताते हैं। लोग कहते हैं, जो आप लोगों ने अभी तक कॉमन पढ़ा हुआ है, कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है या इकाई कहलाती है। यानी कोशिका को प्रत्येक सजीव की या जीव की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अब शब्द आते हैं बेटा दो, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब होता है बेटा निर्माण इकाई। क्या होता है? निर्माण इकाई। अब मैंने आपको शायद इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर भी किया था कि कोई भी जीव है, शुरुआत में उसका जो जीवन है वो एक कोशिका के रूप में होता है। कोशिका आगे चलकर ऊतक बनाती है, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं, और अंगतंत्र से क्या बनता है? शरीर। यानी अगर हम लोग शरीर की बात करें, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करें, अंग की बात करें, तो जब तक एक शुरुआत में कोशिका नहीं होगी, आधारभूत नहीं होगा, एक बेस नहीं होगा, तो क्या है? अंग नहीं बन पाएंगे, अंगतंत्र नहीं बन पाएंगे, और इससे शरीर का बनना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। क्रियात्मक की बात करते हैं हम लोग। मैंने क्रियात्मक में आपको पोषण का एग्जांपल दिया था। क्रियात्मक का मतलब होता है बेटा कार्य करना। अब ये कार्यों का अंतिम स्वरूप जो है हमारी कोशिका ही देती है। कैसे? वो याद रखिएगा, सुनिएगा मेरी बात। क्रियात्मक कार्य करना, हाउ कैन वी से, हम लोग इसे किस तरीके से कहें? एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि कार्य करना, मैं आप लोगों से को बताता हूं बेटा श्वसन के बारे में। किसके बारे में? श्वसन। ठीक है।
हम लोगों ने पढ़ा है सजीव और निर्जीवों के लक्षण। हम लोग सबसे पहले बताते हैं कि सजीव सांस लेते हैं और निर्जीव सांस नहीं लेते हैं। अच्छा, ये श्वसन कितने प्रकार का होता है सर? श्वसन कितने प्रकार का होता है भाई? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, श्वसन ही तो है ये? नहीं, श्वसन को बेसिकली दो कैटेगरी में बांटा गया। एक तो होता है सांस लेना, जिसे आप लोग बाह्य श्वसन में बोलते हो, और एक होता है कोशिकीय श्वसन। क्या होता है? कोशिकीय श्वसन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो शब्द आ गया कोशिकीय, यानी आप लोग क्या कर रहे हो? सांस लेने में ऑक्सीजन को तो आप अंदर ले रहे हो, CO2 को बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, हमें पता है फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जा रही है और हम लोग फेफड़ों में भरी हुई CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, यहां तक तो हम लोगों को पता है। लेकिन कोशिकीय श्वसन क्या है? अब देखिएगा, आप लोगों ने जैसे ही ऑक्सीजन लिया, अब ऑक्सीजन है सबसे पहले आपके नाक में गया, नाक में क्या है? नासा द्वार है। मैं आपके 10वीं के लेवल का ही बता रहा हूं, उसकी परिभाषा को क्लियर कर रहा हूं। नासा द्वार से आप लोगों के श्वास नली में जाएगा, फिर श्वसनी में जाएगा, श्वसनी से बेटा आप लोगों के किसके अंदर जाता है? फेफड़े के अंदर जाती है ऑक्सीजन, फेफड़ों में गई, और फेफड़ों से होती हुई जो ऑक्सीजन है वो कहां तक पहुंचती है? सुनिएगा मेरी बात, यहां पर आता है आपका रुधिर। कहां गई? रुधिर। अब रुधिर में क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया और क्या बन गया? HBO, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है ये, बिल्कुल ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये आप लोगों की कोशिकाओं तक जाएगा। किसके थ्रू होता हुआ? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपकी धमनियों के द्वारा होता हुआ कोशिका तक जाएगा। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पर ऊर्जा का निर्माण होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जीव के क्रिया को करने के लिए कोशिका अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए कोशिका को सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में। लेकिन प्रकार को जानने से पहले मैं आप लोगों को, शायद मैंने दो परिभाषाएं पहले बता दी थी कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, जिसमें हमने जाइगोट का एग्जांपल बताया था, ठीक है ना, और कोशिका जीव की आधारभूत इकाई है, जो भी है, ये सबसे छोटी इकाई है, वो ये एग्जांपल हम लोगों ने बता दिए थे। तो ये परिभाषा आप लोगों की पूरी क्लियर हो चुकी है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कोशिका के अंदर। अब बायोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को 3 शब्द सिखाता हूं। एक तो होता है आकार, याद रखिएगा, कई जगह आते हैं। एक होता है आकृति, क्या होता है? आकृति। और एक होती है संरचना। क्या होती है बेटा? संरचना। अब हम लोग क्या है कि संरचना का अध्ययन करते हैं। सुनिएगा, आकार मतलब कोई भी जो चीज है या कोई भी एक वस्तु है उसका सीधा संबंध आकार का होता है लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, किससे संबंध है? लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, वो क्या है? उसका आकार। ठीक है, आकृति मतलब कि वो बाहर से उसकी दिखावट कैसी है? बाह्य दिखावट, भाई वो आयताकार है, आयत के रूप में दिखाई देता है, वृत्त के रूप में दिखाई देता है, जो भी है वो बाहरी दिखावट। तो याद रखिएगा, आकार और आकृति दोनों जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आते हैं बेटा। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या? आकारिकी के अंदर आते हैं वो किसमें दिखाई देते हैं? आकारिकी, यानी कि किसी भी जीव की बाह्य आकारिकी, बाह्य दिखावट क्या कहलाता है? आकार और आकृति। ठीक है ना। उसके बाद आता है आप लोगों की संरचना। संरचना की हम लोग बात करें तो वो जीव किन किन घटकों से, तो संरचना में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? घटकों का। जैसे भाई मैं बात करूं कि सर फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बात करता हूं कि चलो लड्डू, ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर मेरे मुंह के अंदर पानी आ गया, बूंदी के लड्डू। ठीक है, अब हमें पता है कि लड्डू गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है, आकृति तो भी है, ठीक है, और बाहर से वो पीले रंग का वो दिखाई दे गया। अब इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट मतलब हमें टेस्ट करने से पता लगेगा। तो संरचना का पता हमें कब लगता है बेटा? जब हम किसी भी वस्तु का अध्ययन अंदरूनी तौर पर करते हैं। ठीक है ना। तो ये संरचना जो है ये उसकी किसमें आती है बेटा? संरचना जो है वो उसकी कारिकी के अंदर भी आती है। आई बात समझ में? एक तो होती है आकारिकी और एक होती है संरचना। ठीक है, अब संरचना के अंदर हम लोग क्या करते हैं? घटकों का। घटक मतलब
जिनसे कोई भी वस्तु या कोई भी जीव क्या है, मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है बेटा। तो आकार और आकृति जो है वो आकारिकी के अंदर आती है और संरचना जो है वो किसके अंदर आती है, आप लोगों के घटकों, उसमें आप लोग घटकों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार ये शब्द बेटा आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। अब प्रकार की अगर आप लोगों से कोई बात करें तो सीधे साफ बोल देना सर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, अभी आज बताऊंगा, कल इसको लिखा दूंगा पूरा नेक्स्ट वीडियो में। यूकैरियोटिक। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया साइंस का रूल है बेटा, आप लोग जब शब्दों को पढ़े तो उनको तोड़ के पढ़ना सीखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रो और यू। प्रो का मतलब होता है बेटा पहले, ठीक है। ये दोनों शब्द देखो कॉमन है। कैरियोटिक, अच्छा कैरियोटिक शब्द किससे बना है? अब हमें पता है कि भाई कैरियोटिक शब्द कॉमन है, यानी कि उनका मतलब भी कॉमन होगा, तो या तो हमें अंतर मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। यानी इन दोनों से तो क्या है कि भाई कोशिका एक समान होगी, लेकिन अंतर कहां आएगा? पहले शब्द में, प्रो और यू में, ठीक है। कैरियोटिक वर्ड ग्रीक भाषा का शब्द है जो बना है कैरियोन से। किससे बना है? कैरियोन से। और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। क्या होता है बेटा? केंद्रक झिल्ली, ठीक है। अब यहां पर कैरियोटिक शब्द है तो इसका मतलब यहां पर भी तो सेम ही होगा, क्लियर है ना? केंद्रक झिल्ली। अच्छा, पहले यानी केंद्रक झिल्ली के निर्माण से पहले की अवस्था, केंद्रक झिल्ली के निर्माण से पहले की अवस्था। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो मैं आपको यहां लिख भी देता हूं, वे कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिका अंगों का अभाव पाया जाता है। हैंडराइटिंग में मत जाइएगा बेटा, ठीक है ना। क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब यू का मतलब क्या है? सच। अब सच को ये थोड़ी सर मैं कोई किसी केस के अंदर जाके मैं कोर्ट में गया हूं, मैं लॉर्ड जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गीता के ऊपर हाथ रख के कसम थोड़ी खानी है हमें। सच मतलब ट्रू, यानी कि वेल डेवलप्ड। अब यहां पर इंग्लिश थोड़ा सा मैं लिखता हूं, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड यानी वे कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित बोल सकते हो, ठीक है ना, जिनमें पूर्ण विकसित अथवा झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, और यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यू होता है बेटा सच, यानी कि वेल डेवलप्ड, पूर्ण विकसित। अगर आप लोग सीधी डेफिनेशन बोलना चाहें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जो जिनमें अपूर्ण विकसित होता है या फिर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेटा पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग नेक्स्ट कल वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।